नमस्कार बच्चों, मैं आलोक कुमार SNIC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत कर रहे हैं। आपके समक्ष हम कक्षा 12 गणित विषय चैप्टर सारिक लेकर उपस्थित हुए हैं। आज देखेंगे हम लोग कि सारिक क्या है, किसे सारिक कहते हैं। जाने प्रत्येक वर्ग आव्यूह के बारे में पढ़ लिए हैं। प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक व्यंजक अथवा संख्या से संबद्ध किया जाता है या किया जाए तो इस व्यंजक या संख्या को उस आव्यूह का सारिक कहते हैं। जैसे हमने मान लिया यदि एक आव्यूह A बराबर, आव्यूह को बड़ा कोष्ठक में ऐसे दिखाया जाता है AIJ। यह मान लिया गया कि किस n कोटि का n क्रम का आव्यूह है, तो इसके सारिक को इस तरह से डेल्टा से प्रदर्शित किया जाएगा या डिटरमिनेंट A लिखा जाएगा या इसको दो लाइन के बीच में, ऊर्ध्वाधर लाइन के बीच में लिख देंगे। किसी वर्ग आव्यूह का मतलब उसमें जितने पंक्ति होंगे उतने ही स्तंभ होंगे, बात बराबर। तो उसको वर्ग आव्यूह कहते हैं, यानी स्तंभों और पंक्तियों की संख्या बराबर, अर्थात यह निश्चित है कि सारिक में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होगी, अर्थात हमें वर्ग आव्यूह के बारे में ही अध्ययन करना है टोटल। लेकिन आव्यूह में क्या पढ़े थे आप, उसकी कोटि, उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर भी हो सकती थी, अलग भी हो सकती थी ना। लेकिन यहाँ पर पंक्ति और स्तंभों को बराबर करके आपका अध्ययन इसमें करना है। यदि आपसे पूछा जाए कि आव्यूह और सारिक में क्या अंतर है, तो आप बताएंगे कि आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होती है, किंतु सारिक में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है, यानी जितने पंक्ति उतने ही स्तंभ। क्लियर? पंक्ति और स्तंभ आप जानते होंगे, ऐसी जो ऊर्ध्वाधर लाइन, जैसे अभी मैं दिखा देता हूं, यह n कोटि का है आपका आव्यूह, तो इसको सारिक में आपका इस रूप में लिखा जाएगा। सारिक के पदों में इस तरह से आप प्राप्त कर लेंगे। इसमें तत्वों को लिखेंगे A11 का मतलब यानी पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यानी यह तत्व पहली पंक्ति और पहले ही स्तंभ का है। मैं गलती से दूसरा कर दिया, पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का है। जैसे यहाँ पर A12 लिख दिया गया, तो यह पहले पंक्ति का है और दूसरे स्तंभ का है। ठीक है भाई, स्तंभ आपके ऐसे ऐसे होते हैं जो स्तंभ होंगे, और इस तरह से जो होंगे क्षैतिज रेखा, ये क्या बोली जाती है, पंक्ति बोली जाती है, रो, पंक्ति रो बोली जाती है, रो। और स्तंभ को काला। अच्छा, आगे देखा जाए इस तरह से अगला क्या होगा, A13, यानी पहली पंक्ति तीसरा, इसी तरह डाट डाट किस क्रम का है, n क्रम का है। n क्रम का मतलब n पंक्ति होंगे और n स्तंभ होंगे। तो भाई स्तंभ डाट 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 कहाँ तक, nवां स्तंभ, यानी पहली पंक्ति और nवां स्तंभ तक प्राप्त कर लेंगे आप। क्लियर? अच्छा, आगे चलेंगे।
अब यहाँ पर क्या होगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी देखिएगा 11 12 13, अब यहाँ से 21 22 23 डट 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 2n हो जाएगा। यानी कि दूसरी पंक्ति और यनवा स्तंभ, देखिएगा पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, तीसरा, इसी तरह से और भी होंगे ना, डट 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 कर लेंगे डट डट डट, और लास्ट में हम लिख देते हैं। तो भाई इधर से यनवा होगा ना, यानी देखिएगा यनवी पंक्ति मिल गई, बीच में कई हैं, यनवी पंक्ति पहला स्तंभ, और यहाँ से यनवी पंक्ति दूसरा स्तंभ है ना आपका, यनवी पंक्ति तीसरा स्तंभ, और डॉट डॉट लास्ट में लिखेंगे कि यह यनवी पंक्ति है और यनवा स्तंभ। देखिएगा यानी कि इसको एक दो उदाहरण लाइन बीच में लिख देंगे तो यह आपका सारणिक वाले चैप्टर में आप यही देखेंगे, हमेशा इनको उदाहरण लाइन के बीच में लिखा जाएगा। क्लियर? यदि कोई आपत्ति हो, बात न समझ में आ रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित करिए, या कुछ नंबर्स दिए गए हैं उन पर आप सूचना दीजिए। यह क्लास बढ़िया से नहीं चल रहा है, यह क्लास नहीं समझ में आया तो उसको रिपीट किया जाएगा, पुनः बताया जाएगा, आपकी समस्या सुनी जाएगी। ठीक है ना? इस बात को ध्यान देंगे। यह आपका यह जो लाइन था आपका AN2 AN3 और यह AN। क्लियर है? तो यह तो आपका हमने बताया कि यह सारणिक के बारे में, और यह आपका प्रदर्शित किससे किया जाएगा उसको भी मैंने बताया। इसको एक तरह से और भी आप समझ सकते हैं, सारणी का विकास युगपत समीकरण के हल के लिए किया गया। जानिए, सारणी का विकास युगपत, युग माने युगपत माने युगल माने जोड़ा, जो दो समीकरण वाले अभ्यास आप पीछे पढ़ चुके हैं उनको सॉल्व करने के लिए किया गया। ठीक है ना? युगपत समीकरण दो चर वाले जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, जैसे में यदि हम मान लेते हैं कि दो हमारे समीकरण के, एक A1x और प्लस B1y बराबर 0, और दूसरा समीकरण है A2x प्लस B2y बराबर 0। समझिएगा बात आप समझ लेंगे एकदम, उसके बाद सवाल बड़ी आसानी के साथ लगाएंगे, सिर्फ आप समझिए बात। इसी हम इन दोनों समीकरण से x और y का विलोपन करेंगे। विलोपन करने का तात्पर्य है कि इनको यहाँ से गायब कर देना है, इसमें से समाप्त कर देना है। तो चलिए भाई विलोपन करते हैं। कैसे विलोपन होगा? A1x से, अर्थात अगर हम यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ, A1x बराबर करेंगे तो माइनस B1y प्राप्त होगा, और यदि हम y पे हम बुलाएं तो x बटा के y बराबर माइनस B1 अपान A1 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से बाबू A2x बराबर माइनस B2y प्राप्त होगा, और x अपान y बराबर क्या प्राप्त होगा? हाँ बोलिए, आप बोलिए। शाबाश, माइनस B2 अपान A2। देखिए ये x अपान y बराबर है और x अपान y बराबर है, तो हम एक से इससे इसका x का मान x अपान y की वैल्यू अगर यहाँ पर रख देते हैं तो क्या मिलेगा आपको? माइनस B2 अपान A2 बराबर माइनस B1 अपान A1 प्राप्त होगा। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कहते हैं तिर्यक गुणा, यदि आप तिर्यक गुणा कर लेंगे A1 B2 बराबर A2 B1 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? इस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं A1 B2 माइनस A2 B1 बराबर 0। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है।
लिख सकते हैं ना भाई। और इस फल को यानी यह जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लीजिएगा, A1 B1 और A2 B2 बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं इस फल को। यानी A1 B2 माइनस A2 B1, यह रिजल्ट जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए, इसी को ऐसे लिखा गया है ना, तो अर्थात इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात इस बात को A1 B1 A2 B2 बराबर A1 B2 माइनस A2 B1, ऐसे भी लिख सकते। यानी इसके ऐसा लिखा गया है तो इसके बराबर यह होगा। कोई आपत्ति नहीं है? अति सुंदर भाई। तो यानी अर्थात क्या मिला हमें, इस पद्धति में हमने देखा कि दो ऊर्ध्वाधर लाइन और दो क्षैतिज लाइन, अर्थात दो ऊर्ध्वाधर लाइन है और दो क्षैतिज लाइन है, अर्थात इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में कैसी है, बराबर है। इसे ही द्वितीय कोटि का सारणिक कहा जाता है। किस कोटि का भाई? द्वितीय कोटि का, सेकेंड ऑर्डर, द्वितीय कोटि। कोटि क्यों द्वितीय कोटि का? आप बोलेंगे पीछे बालिका। हाँ ठीक है, चलिए बताइए। बड़ी अच्छी बात, शाबाश, वेरी गुड, बैठ जाइए। इसमें आप देखिएगा, यह द्वितीय कोटि इसलिए इन्होंने बताया कि इसमें दो पंक्ति है और दो क्या है, स्तंभ है, इसलिए इसकी कोटि क्या होगी? हाँ, दो होगी। पंक्ति और स्तंभों की संख्या जो होती है सारणिक में, वही उसकी क्या होगी? कोटि होगी। और पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। हाँ, अति सुंदर, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, शाबाश, वेरी गुड। मुस्कुराते रहिए इसी तरह। आगे हम आपको बता दें, तो इस तरह से हमने बताया ना कि साड़ी का किस काम में, ये उपज समीकरण को हम करने के लिए किया गया। आगे आप चलेंगे, ध्यान दीजिए, अगली पॉइंट। हाँ चलिए, हाँ आगे आए देखिए, यदि आप इसमें देखिए A1 B1 और A2 B2, इसमें कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स देयर आर 4। इस सारणिक में 4 अवयव। देखिए आपसे हम बता दें, सारणिक में अवयवों की संख्या क्या होती है? अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या होती है n स्क्वायर। n जहां पर n क्या है? जहां n क्या है? कोटि। कोटि, कोटि अर्थात उस सारणिक में कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं, वह उस सारणिक की कोटि कहलाती है। तो देखिएगा, जैसे हम इसमें आपको बता दें 1 2 3 4 अवयव हैं, यानी इसकी कोटि देखिए कितना है? कोटि है 2। बड़ी अच्छी बात, क्योंकि 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है। कोटि अर्थात n की वैल्यू 2 है। अब इसमें अवयवों की संख्या यदि निकालना हो, क्या हो जाएगा? 2 पावर 2, अर्थात कितना मिला? 4 अवयव आ गए। 1 2 3 4 अवयव। आगे देखेगा, अगर इसमें 3 पद वाले और 3 क्रम का होता तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। आप देखिएगा 3 क्रम का है, अर्थात n की वैल्यू कितना है? इस बार 3 है। तब इसमें हो जाएंगे अवयवों की संख्या, इस 3 कोटि वाले के लिए 3 पर 2 घात,
अर्थात कितना हुआ 3 9 हो गया, अर्थात अवयवों की संख्या कितनी मिली 9। काम कर लेंगे 3 3 6 3 9 बात समझ आ गई आई ना? हाँ ठीक, चलिए आगे एक बात बता दें, छोटा सा ले आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी सारणी में पदों की संख्या यदि वह सारणी की n क्रम की है तब उसमें पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या, पदों की संख्या NPN, NPN जिस क्रम का होते हैं। NPN का मतलब फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल क्रम गुणित वाला चैप्टर आप पढ़े होंगे, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे करके फैक्टोरियल लिखा जाता है, फैक्टोरियल n होता है NPN की वजह। इसमें पदों की संख्या, जैसे हम इसका अगर प्रसार करेंगे, विस्तार करेंगे सारणी का, तो सारणी का विस्तार इस तरह से होता है A1B2 माइनस, ये माइनस सूत्र में होता है माइनस A2B1, देखिए कितने पद प्राप्त हुए, एक पद 2 पद, कितने 2 पद प्राप्त हो गए। इसी तरह से आखिर हम बताएं इस सूत्र की सहायता से कैसे प्राप्त किया जाए। यदि आपसे कहा जाए कि 3 क्रम का यानी 3 कोटि का सारणी है तो उसमें पदों की संख्या बताइए, कितने पद होंगे, अवयवों की नहीं, पद नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, न कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिएगा बाबू, यहाँ 2 क्रम का है, 2 क्रम का मतलब 2p2 अर्थात फैक्टोरियल 2 सीरीज कहिए आप, फैक्टोरियल 2 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू का मतलब गुणा है a, कितना मिल गया 2 कम 2 पर। यदि यही 3 क्रम की सारणी होती तो आपको क्या मिलता, फैक्टोरियल 3 पदों की संख्या आ जाता है, क्या 3 इंटू 2 इंटू 1, या इंटू लिखा गया है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना मिल गया 6 पद हो जाएगा। और 3 क्रम का सारणी है उसका यदि आप प्रसार कर रहे हैं तो उसमें पदों की संख्या कितना मिलेगी, हाँ 6, बड़ी अच्छी बात। आइए कुछ और आगे जानते हैं, ध्यान से पढ़िए, दिल दिमाग याद रखिए, सावधानी पूर्वक। काक चेष्टा बपु ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। आप तो जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इस सिद्धांत पर पढ़ाई करिए। सारणी का विस्तार कैसे किया जाता है इस बात को मैं बता दूं। जैसे इस बार हम 3 पढ़ लेते हैं, 3 क्रम का A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब आप क्या सोचेंगे कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 रट क्या है, क्या नहीं, ऐसी बात नहीं है बाबा। एक एग्जाम्पल लेकर चला जा रहा है, आप XYZ भी मान सकते हो, सोहन मोहन राधा कन्हैया कृष्ण जो भी लिख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इसका देखिए प्रसार करिए आप, प्रसार किया जाता है या तो आप इनके पंक्ति की पदों में कर लीजिए या स्तंभों के पदों में इसका प्रसार कर सकते हैं। सारणी का प्रसार हमेशा किया जाता है जिसमें शून्यों की संख्या अधिक हो, अभिभावक के साथ मिलेगी। फिलहाल में आप देखिए प्रसार कैसे करते हैं। पंक्तियों का मतलब, इस पंक्ति को देखिए भाई, पहली पंक्ति है तो पंक्ति की अंग्रेजी रो होती है RW, इसलिए इसको R1 से दिखाया जाता है, इसको R2 से दिखाया जाता है और इसको R3 से दिखाया जाता है।
तो इसमें यदि हम प्रसार चलित कर रहे हैं R1 की पदों में इसका प्रसार कर रहे हैं सरणी का। देखिए तो बात हमने समझने के लिए आपको दिया था, आप समझिए। सबसे पहला काम A1 को लिख लेते हैं, और जब A1 को लिखेंगे यानी A1 क्या है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। जिस अवयव को लेते हैं उसकी पंक्ति और उसका स्तंभ समाप्त मान लिया जाता है। ठीक है, तो भाई A1 ले लिया आपने, A1 का यह पंक्ति और यह स्तंभ और यह समाप्त कर लिया गया। तो यह ऊपर का तो आपने समाप्त मान लिया, तो बचा क्या, बच गया B2 C2 और B3 C3 बचा। ध्यान से देखिए सावधानी पूर्वक। इसके बाद A1 के बाद तुरंत ब्रैकेट लगाते हैं और देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, या मुख्य विकर्ण के जैसा, यह मुख्य विकर्ण होता है। आपको बताया कि मुख्य विकर्ण के बारे में हम इस तरह से, अर्थात B2 C3 सूत्र में होता है माइनस इसका B3 C2। इसके बाद 3 क्रम का है आपका, तो ले लीजिए माइनस, देखिएगा प्लस वाले माइनस आता है। अब किस आधार पर आता है ये भी केस आगे मिलेगी, मैं आपको बता दूंगा। फिर A1 के बाद B1 लिखिए। आप A2 भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, हम प्रसार कर रहे हैं पहली पंक्ति के R1 की पदों में, R1 की पदों में इसका प्रसार किया जा रहा है, इसलिए B1 ब्रैकेट में। अब B1 को जब आप लेंगे तो वही केस, यह पंक्ति और यह B1 वाला स्तंभ समाप्त हो जाएगा। क्या बचेगा, A2 C, यह C2 और A3 C3 बच गया। बुरा काम वही है आपका, सेम टू सेम, A2 C3, A2 C3 माइनस A3 C2, क्लियर। देखिएगा प्लस था माइनस था, पुनः प्लस आ जाएगा। और इस बार बारी है C1 की, किसकी C1। चलिए फिर वही C1 को आप लिया, इसको समाप्त मान लिए और यह भी समाप्त। क्या बचा, A2 B2 A3 C3 मल्टीप्लाई, ध्यान देंगे A2 B3 और माइनस A3 B2 A3 B2। चलिए यह हो गया, इसका प्रसार हो गया। इसी तरह और आगे बढ़ाएंगे तो यह A1 का पूरा ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, इसका प्रसार आपको मिल जाएगा। इस तरह से प्रसार किया जाता है, आप समझ गए होंगे। हालांकि यह बात भौतिक विज्ञान के सदिशों का पाठ वाले में कक्षा 11 में मिलता रहा होगा, कैसे किया जाता है, ठीक है ना, चैप्टर प्रोडक्ट में। तो आप जान गए साड़ी का प्रसार कैसे किया जाता है। चलिए अच्छी बात है, आगे आप लोग सीखेंगे। यहां से चलते हैं, आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपको दिया गया कि 2 4 1 5, यह साढ़े, इसका मान बताइए, मान बताइए। चलिए लगा के दिखाओ, तेजी करिए। ये पल कौन दिखाता है, बालक या बालिका? शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ दोनों बच्चे, हाँ बहुत बढ़िया, बालक बालिका एक साथ माने जाएंगे। आप बढ़िए बढ़िए, देखिए बाबू वही काम, अगर 2 क्रम का है तो यही पूरा करना है। कितना हो जाएगा, 2 में 5 का करेंगे तो 10, फिर माइनस 3 में करेंगे 4 का, कितना मिला, 4 तिया 12, तो 10 में से 12 घटा देंगे, कितना मिल गया, 2 मिल गया ना। बात सही है, हाँ बात गलत हो गई, यह बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह क्या होगा,
आप लोग जान गए। चलिए एक और देते हैं काम आपको। x ले लीजिए, x प्लस 1, x माइनस 1 और x ले लीजिए। मान बताइए जल्दी से, हम बताएं? अच्छा ठीक है, हम अभी नहीं बताएं आपको, इसलिए हमको आप काम दे दे रहे हैं। चलिए काम वही काम पूरा करिए। एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका गुणा करना होगा, ये माइनस का इसका गुणा, एक्स प्लस 1 में एक्स माइनस 1 का गुणा कर लेंगे। अब यहाँ ब्रैकेट लगा लो आप। अब देखिएगा एक कोष्टक में a धन b, दूसरे कोष्टक में a माइनस b बराबर क्या होगा सर्व समीका से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यह हो गया x स्क्वायर माइनस 1। ध्यान देना बाबू, कक्षा 12 वाले हो इसलिए मैंने गुणा नहीं किया। अपना स्टेटस देखिए, x स्क्वायर माइनस, इस माइनस को अंदर भेजेंगे, x स्क्वायर और यह इसमें जाके गुणा हो जाएगा प्लस 1। एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या मिल गया 1 मिल गया। इसका इस साड़ी का मान आपने बताया कितना मिला, 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, एक और लेते हैं, लास्ट जाएगा फिर आगे काम करेंगे आप। चलिए एक और किया जाता है, 2 3 4 5 6 3 1 2 3। इस साड़ी का प्रसार करना है, इसका मान बताना है। बताइए, आप बताएंगे या तो मैंने कंडीशन बताया था, या तो इस पंक्ति की पदों में इसका प्रसार करिए, या स्तंभों के पदों में दोनों का मान क्या होगा, एक समान ही प्राप्त होगा। ठीक है ना। चलिए हम यह पंक्ति की पदों में लिख सकते हैं, आप लिख दो आराम से। पंक्ति के पदों में, पहली पंक्ति के पदों में इसका प्रसार करने पर ये 2 ले लिया आपने, 2 ले लिया, ये समाप्त हो गया। क्या बचा, गुणा करेंगे 18 माइनस इसका गुणा 6 मिल गया, फिर माइनस क्या मिला 3, यह समाप्त हो गया बाबू, और यह समाप्त यह बच गया। गुणा करेंगे 5 में 3 का 15 माइनस 3 कम 3 प्राप्त हो गया, प्लस कितना मिलेगा 4 को लीजिए 4 में यह समाप्त हो गया। क्या बचा 5 6 1 2, गुणा करिए 5 गुणा के 10 माइनस 6 कम 6 प्राप्त हो गया, बात बराबर। चलिए 2 18 में से 6 निकाल देंगे आप, कितना बचेगा 12। चलिए 12 में 2 का गुणा करेंगे 24 मिल गया, माइनस अब आप 15 में से 3 निकाल दीजिए आप, कितना मिला 12। और 12 में 3 का गुणा कर लेंगे तो 12 यहाँ के 36 हो गया, प्लस 10 में से 6 निकालेंगे, कितना मिला 4 बचा, और 4 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, कितना मिल गया 16 प्राप्त हो गया। तो हम इसको जोड़ेंगे, 16 को 24 को जोड़ देंगे क्योंकि यह धन वाला पद है, और उसमें से 36 को क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। चलिए जोड़िए, तो 24 में जोड़ेंगे तो 6 में 4 जोड़ दिया आपने 10 हो गया, 2 और 3 एक हासिल था वो 4 हो गया, इसमें से 36 माइनस कर दिया आपने, तो 40 में से 36 घटा देंगे, कितना मिलेगा 4 बच गया, सही है। अच्छा अभी हो गया, आपने साड़ी का प्रसार किया, साड़ी का आपने मान बताया, R1 पदों में आप इस पदों में निकालेंगे तो भी आपका वही मान प्राप्त होगा, करके देखिएगा। तो यह वीडियो आपके लिए इतना ही। अभी वीडियो आपके पास नहीं जा रही थी, थोड़ा हम लोग काम में व्यस्त थे बच्चों के, अब वीडियो प्रयास रहेगा कक्षा 12 की ये गणित की जाती रहेगी, ठीक है ना। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, आप मेहनत ईमानदारी से काम करिए, ठीक है, और सोइए मत, पढ़ाई करिए बैठे बैठे।